नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो चलेगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चलेगा और मेरा ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री था। इसलिए जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं या जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, आज ये पहला क्लास है थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए कि क्या है हिस्ट्री, वो सब बताएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस होगी वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि आज से जो है कंटिन्यू ऑप्शनल हिस्ट्री जिनका रहेगा वही क्लास चल रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको बताना होगा क्या आपको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, स्टार्ट रखा जाए या फिर नहीं। क्योंकि ये लिखना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लिखा हुआ चीज़ हमें जो है मोटिवेट करेगा और हम बेहतर से बेहतर जो है हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके। चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये आपका अपना चैनल है, रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आधुनिक भारत से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांट कर देखा जाना चाहिए। ये खंड जो है वो है उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रोत्तर भारत। 3 खंडों में बांट के हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे 3 खंडों में, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रोत्तर भारत में करेंगे। हालांकि 3 भिन्न भिन्न खंड होते हुए भी इनके बीच एक आंतरिक एकता विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कई कारकों की भूमिका हो सकती है, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय प्रक्रिया। अतः हम उपनिवेशवाद से पृथक करके हम राष्ट्रवाद को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही भारत के भावी विकास की रूपरेखा निर्मित हुई है। अगर यहां तक आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो यह कह सकता हूं 3 भागों में बांट दिया गया। अब जो है तीनों खंड जो है वो उनके बीच एक आंतरिक एकता विद्यमान है, मतलब तीनों खंड के बीच में एक आंतरिक बीच की एक एकता विद्यमान है। अगर भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कई कारकों की भूमिका हो सकती, भारत में जो राष्ट्रवाद थी उसके विकास जो हुआ राष्ट्रवाद में उसमें बहुत कारण शामिल थी जो कि भूमिका निभाई, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण कारक जो था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद के कारण ही राष्ट्रवाद सामने आया। तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय प्रक्रिया, अतः हम उपनिवेशवाद से पृथक करके राष्ट्रवाद को नहीं देख सकते। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी उपनिवेशवाद है तो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद है तो इसका मतलब है पीछे जो है उपनिवेशवाद है। उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के अगर बीच के मध्य ही भारत के भावी विकास की रूपरेखा निर्मित हुई है। भारतीय आंदोलन ने ही भविष्य में भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति सभी का आरंभिक प्रतिरूप तैयार कर दिया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली उसका आधारभूत ढांचा तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही तैयार हो गया था। कहने का मेरा मतलब सीधा सा इतना सा है कि जिस प्रकार राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद से संबंधित है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य में जो भारत के विकास हुई है, जो विकास की रूपरेखा निर्मित दिखती है, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के भविष्य में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके भविष्य में भारत में अपनाई जाने वाली, फिर चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या विदेश नीति हो, का आरंभिक प्रतिरूप जो है तैयार कर दिया था। इसलिए स्वतंत्रोत्तर भारत में जो राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया चलती है उसका आधारभूत ढांचा तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य यानी राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में ही तैयार हो गया था। अब तो शायद जो हम लोग तीनों भाग में बांट के पढ़ेंगे, शायद तीनों भाग आपको समझ में आ गया होगा, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रोत्तर भारत। दोस्तों ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें और आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता चलता। उपनिवेशवाद जो है मूल रूप से जो है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, मतलब क्या उपनिवेश करना, और लेकिन ये कहीं न कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और सांस्कृतिक ढांचे को भी ये प्रभावित करता चलता है। अब आते हैं इतिहास लेखन आधुनिक भारत का।
इतिहास लेखन का तात्पर्य है कि इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, मतलब क्या, इतिहास के लेखन जो हुआ है उसके तात्पर्य में अध्ययन में प्रचलित दृष्टिकोण क्या हुआ है। तो आते सबसे पहला दृष्टिकोण जो है वो है समाजवादी दृष्टिकोण। आइए कोशिश करते हैं समझने का कि समाजवादी दृष्टिकोण है क्या। पुराना कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, समाजवादी में पुराना कैम्ब्रिज दृष्टिकोण आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में पहली ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा की गई इस दृष्टिकोण निर्मित करने में लॉर्ड मिंटो, कर्जन और कुछ अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका रही। फिर आगे इस दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से निर्मित करने में एक गलहर, उसके बाद पार्सिवल स्पीयर, अनिल मिल आदि विद्वानों ने इसमें योगदान दिया। कहने का मतलब है कि आधुनिक भारत में इतिहास लेखन में पहले ब्रिटिश विद्वान के द्वारा की गई थी। इसका दृष्टिकोण जो था वो निर्मित करने में लॉर्ड मिंटो, जो इसका दृष्टिकोण था इसको निर्मित जो किया थे वो लॉर्ड मिंटो, कर्जन और कुछ अन्य ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका रही थी ये पुरानी कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में। और इसके साथ साथ में औपचारिक रूप से इसमें ए गलहर, पार्सिवल स्पीयर और अनिल मिल आदि विद्वानों का योगदान बहुत रहा। इन विद्वानों ने आधुनिक भारत के इतिहास का विश्लेषण करते हुए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का बल निम्नलिखित कारक पर है। क्या है दृष्टिकोण? आइए निम्नलिखित कारक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बल पर निम्नलिखित कारक पर है, वो क्या क्या है? तो पहला जो है वो है ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। वस्तुतः ब्रिटिश उपलब्धियों में शायद ही कोई दूसरी उपलब्धि इतनी अनिच्छुक और आकस्मिक थी जितनी भारत की विजय। परंतु जब एक बार ब्रिटिश ने भारत को जीत लिया तो फिर भारत की अपरिमित सेवा की, यानी कि अनलिमिटेड सेवा की। कहने का मतलब यह हुआ कि एक बात यहां समझाने से पहले आपको यह बता दूं कि यह हिस्ट्री है और अभी स्टार्टिंग है, इसलिए अभी से आप घबराइएगा नहीं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हिस्ट्री अगर इतना आसान होता तो हर कोई हिस्ट्री ले लेता है। हिस्ट्री में हम लोग 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, एंशिएंट पढ़ेंगे, मिडेवल पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री जो है सारे सब्जेक्टों, अगर एक तरीके से कहिए कि अगर लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना हो पीटी में, तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दो, रिजल्ट उस दिन घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपसे कि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, या आप ले चुके हैं हिस्ट्री ऑप्शनल तो आप पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज हर दिन आपको हर कुछ जो है आसानी से समझ में नहीं आएगी, कुछ में दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए कभी घबराइएगा नहीं कि ये तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो है इंट्रोडक्शन चल रही है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है आपको भी बढ़ता जाएगा, और कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से आपको इंटरेस्ट के साथ में आगे बढ़ाते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी रूपांतरित की दिशा में आगे बढ़ी। मतलब क्या, ब्रिटिश शासन जब अपने हिंदुस्तान में लग चुका था तो उस टाइम की जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी रूपांतरित हो गई थी, यानी कि इस पे जो है एक ही वर्ग का पूरी तरीके से सरकार का स्वामित्व था, क्योंकि पूंजीवादी रूपांतरित की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। उसके बाद क्या था, साम्राज्यवादी विद्वानों ने भारत में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के रूप में उपनिवेशवाद को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, अगर था तो केवल विदेशी शासन थी। कहने का मतलब यह कि साम्राज्यवादी विद्वानों ने, जितने भी साम्राज्यवाद उस टाइम के विद्वान थे, उसने ये कहे कि भारत में आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में उपनिवेशवाद को अस्वीकार कर दिया। मतलब क्या है, इसमें यह बताया गया कि उपनिवेशवाद का यहां पे इसकी समस्या का कोई भी नहीं है निराकरण। उसने कहा भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, अगर था तो केवल विदेशी शासन। उनका यह कहने का था कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, उसमें अगर था तो सिर्फ विदेशी शासन था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, उनके विचार में जिस प्रकार भारत में उपनिवेशवाद नहीं था उसी प्रकार भारत में राष्ट्रवाद भी नहीं था। अर्थात उनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक छद्म संघर्ष था। कहने का मतलब ये कि उनके विचार से, जिस प्रकार से अगर भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, उनका कहना है कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, वहां विदेशी शासन थी। तो अगर आप उपनिवेशवाद नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रवाद भी नहीं था।
जो कि ऊपर में स्पष्ट होता है कि जहां उपनिवेशवाद है वहां पे राष्ट्रवाद रहेगा, जहां पे राष्ट्रवाद है वहां पे उपनिवेशवाद रहेगा, यानी एक दूसरे के साथ संबंध में है। लेकिन यहां लेखक का कहना है कि नहीं, उपनिवेशवाद नहीं था तो राष्ट्रवाद भी नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक छद्म संघर्ष था जिसमें ब्रिटिश की काल्पनिक रूप में साम्राज्यवादी शक्ति और भारतीयों को काल्पनिक रूप से राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। उनका कहने का मतलब था कि इसमें ब्रिटिश को काल्पनिक रूप से साम्राज्यवादी शक्ति, मतलब क्या है, काल्पनिक था, ठीक है, इमेजिनरी था, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं था, एक कल्पना बनी हुई थी बस मनों के अंदर, दिमाग के अंदर कि साम्राज्यवादी शक्ति है, और भारतीयों को जो एक कल्पना के रूप में थी कि उनमें राष्ट्रवादी शक्ति के रूप से प्रदर्शित किया जा रहा था। चलिए पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या में इस विद्वान ने एक नए उपागम यानी दृष्टिकोण को अपनाया। वह उपागम है संरक्षण संतित संबंध, ध्यान रखिएगा, यानी कि पेट्रोन क्लाइमेट रिलेशनशिप, यानी कि पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कि संरक्षक संरक्षित संबंध। इसके अनुसार पहले क्षेत्रीय स्तर के एक क्षेत्रीय दलाल का उद्भव होता है। इसके अनुसार जो होता है, एक क्षेत्रीय स्तर पर जो होता है वो क्षेत्रीय दलाल का जन्म होता है और वह संरक्षक बन जाता है। उसके बाद वो जो है वो संरक्षक बन जाता है तथा वह अपने पीछे समर्थकों का एक जमाव यानी कि समूह स्थापित कर लेता है जो संरक्षित कहलाता है। इस प्रकार कहने का मतलब यह हुआ कि क्षेत्रीय स्तर पर जो होता है वो क्षेत्रीय दलाल का उद्भव होता है। जहां पे क्षेत्रीय स्तर है वहां पे क्षेत्रीय दलाल का उद्भव होता है और वह संरक्षक भी बन जाता है और धीरे धीरे जो है समर्थकों का धीरे धीरे एक समूह स्थापित कर लेता है जो संरक्षित कहलाता है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संरक्षित किसको कहते हैं। आपको भी प्लीज आप मेरी बात को समझिए, अभी दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस इसको सिर्फ इंटरेस्ट के भाव से बस देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, सारा चीज जो है आपका क्लियर होते चला जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, स्टार्टिंग उसको कीजिएगा तो स्टार्टिंग आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे आप समझते जाइएगा, बस प्रेशर नहीं देना है दिमाग के ऊपर और करते जाइएगा, धीरे धीरे वही सब्जेक्ट जो है आसान लगने लगेगा, एकदम फनी लैंग्वेज लगने लगेगा, फनी ऑप्शनल लगने लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कुलीन स्थापित हो जाते हैं। अब ब्रिटिश शासन ने भारत में जो नए आर्थिक अवसर प्रदान किए उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब यहां पे अब क्या हो जाता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत में जो नए आर्थिक अवसर प्रदान किए, भारत में जो नए आर्थिक के अवसर प्रदान कर दिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है, कंपटीशन होना शुरू हो जाती है। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय कुलीन के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आर्विल भारतीय दलालों की जरूरत होती है। इस प्रकार अखिल भारतीय राजनीति की शुरुआत हुई और वस्तुतः पुराने कैम्ब्रिज इतिहास लेखन ने भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी संकीर्ण व्याख्या की है। उसके बाद लास्ट में हम लोग ये कर देंगे कि कुलीनों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आर्विल भारतीय दलालों की जरूरत होती थी। अब इस प्रकार अखिल भारतीय जो थी राजनीति की शुरुआत यहीं पे बुन दी जाती है। वस्तुतः अपने पुराने कैम्ब्रिज इतिहास लेखन ने भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी संकीर्ण व्याख्या की है। अब अगर कैम्ब्रिज इतिहास के बारे में आपसे पूछेगा, क्या 2 लाइन आप लिख नहीं सकते हैं? 2 लाइन किसी को बोल नहीं सकते हैं? 2 लाइन अगर कोई चर्चा चला रहा तो क्या आप उसको समझा नहीं सकते हैं? बताइए तो जरा। बस यही तो लिखना था। मैंने पूरी तरीके से आपको डिटेल बता दिया। आपको इस यहां से बस आपकी समझ अंदर होनी चाहिए। समझ है तो सब कुछ बेस्ट है। तो हमने पुरानी कैम्ब्रिज इतिहास लेखन के बारे में बताया। क्या आसान है, क्या मजे आ रहा है। अब आइए नव कैम्ब्रिज इतिहास लेखन, आइए अब नया कैम्ब्रिज इतिहास लेखन के बारे में समझते हैं। पुरानी तो समझ में आ गई है, पढ़ लिए, अब तुरंत नई वाली पढ़िए तो आप आराम से कोलिब्रेट कर सकते हैं। 1973 तथा उसके पश्चात विद्वानों के एक समूह ने अपनी दृष्टि परिवर्तन की सूचना दी। उन्होंने घोषित किया कि प्रांत एवं अभिजन के अध्ययन करने के बजाय क्षेत्र और गुट का अध्ययन करने की जरूरत है, तभी हमारे समक्ष वास्तविक तथ्य उभर कर आ सकता है। कहने का मतलब 1973
तथा उसके पश्चात विद्वानों की एक समूह जो थी उस टाइम 1973 के समय में अपनी दृष्टि परिवर्तन की सूचना दी। कहने का मतलब है कि आप अपने दृष्टि को परिवर्तन कीजिए, दृष्टि को बदलिए। उन्होंने घोषित किया कि प्रांत एवं अभिजन, जो प्रांत है और अभिजन के अध्ययन करने के बजाय, ठीक है ना, आप उसके बजाय क्षेत्र और गुट का अध्ययन कीजिए। जो क्षेत्र है, जिस जगह का क्षेत्र है और जहां का गुट है, उसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। तभी हमारे समक्ष जो है वास्तविक तथ्य उभर कर आ सकता है, तभी हमारे पास जो है एक परिणाम उभर कर, सही परिणाम जो है वो आ सकता है। फिर उन्होंने क्षेत्रवाद अध्ययन पर बल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रवाद अध्ययन पर बल दिया, यानी कि माइक्रो स्टडीज पे बल देता है। नव कैम्ब्रिज विद्वानों में गार्डन, जॉनसन, जूलियन ब्राउन और क्रिस्टोफर बेली आदि महत्वपूर्ण है। गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि नव कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी पुराने कैम्ब्रिज से बहुत कुछ अलग नहीं है। जो पुराने थे और जो नव कैम्ब्रिज है कुछ ज्यादा खास अलग नहीं थे, केवल कहने का तरीका बदल गया था। बस उनके जो कहने का लहजा था, बोलने और बात करने का लहजा था, सिर्फ वही क्या था, बदल गया था। उदाहरण के लिए क्रिस्टोफर वेली को छोड़कर दूसरे किसी भी नव कैम्ब्रिज विद्वानों ने भारत में राष्ट्रवाद को अस्वीकार नहीं किया। मतलब क्या है, अगर उदाहरण के लिए क्रिस्टोफर वेली को छोड़ दो तो दूसरे किसी भी नव कैम्ब्रिज विद्वान के अगर लो तो भारत में राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं किया गया। कोई भी भारत में राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता है। अब जो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, हमने अभी तक जो है नव कैम्ब्रिज के बारे में पढ़े दृष्टिकोण, उसके बाद हमने पढ़ा कि पुराने कैम्ब्रिज जो थे उनके बारे में पढ़े, और अब जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती दे दी, भारत में उपनिवेशवाद की स्थिति को स्वीकार किया। यानी कि भारत में जो उपनिवेशवाद नीति थी वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने स्वीकार किया। इनके अनुसार भारत में उपनिवेशवाद तथा भारतीय एवं ब्रिटिश उपनिवेश हितों में सीधी तक टकराहट थी। राष्ट्रवादी विद्वानों में हम मदन मोहन मालवीय, गिरिजा प्रसाद मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रवादी विद्वानों में यानी कौन किस किस को, तो मदन मोहन मालवीय, गिरिजा प्रसाद मुखर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि की गणना कर सकते हैं। तथा वर्तमान में एक प्रमुख राष्ट्रवादी विद्वान के रूप में अमलेश त्रिपाठी की चर्चा मिलती है, जो वर्तमान में है। परंतु राष्ट्रवादी विद्वानों का यह मानना था कि एक तरफ ब्रिटिश उपनिवेशवाद हित तथा भारतीय जनता के बीच में सीधी टकराहट थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश के विद्वान भारतीय जनता का हित एक था। इसलिए कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और जनजातीय आंदोलन जैसे विषयों में राष्ट्रवादियों की नगन योगदान रहा है। यानी कि कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और जनजातीय आंदोलन जैसे जो विषम राष्ट्रवादी जो थी, ये सबका नगन योगदान है। अब आते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे समझना होता है और इसके समझे बिना अगर इतिहास आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हम करते हैं, उसमें भी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। इस दिशा में मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक कदम और आगे बढ़ जाता है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक कदम और आगे बढ़ता है। इसने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में विरोधाभास एक नहीं अपितु विरोधाभास दो थे। भारत में विरोधाभास एक ही नहीं थे, भारत में विरोधाभास दो थे। एक को उसने प्राथमिक विरोधाभास और दूसरे को उसने द्वितीयक विरोधाभास का नाम दिया। प्राथमिक विरोधाभास से उसका आशय था कि ब्रिटिश उपनिवेशिक हित तथा भारतीय जनता के हितों के बीच टकराहट। उसने एक जो आशय दिया, प्रथम आशय प्राथमिक विरोधाभास जो बताया वो ये बताया कि ब्रिटिश उपनिवेशक हित तथा भारतीय जनता के हित के बीच एक टकराहट थी। वहीं दूसरी विरोधाभास में उसका तात्पर्य यह था कि भारतीय समाज के बीच संघर्ष, और यह संघर्ष था पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच, जमींदारी एवं किसानों के बीच। और दूसरा ये इसने बताया कि भारतीय समाज के बीच संघर्ष था और यह संघर्ष जो था वो पूंजीपति
एवं श्रमिकों के बीच, जमींदार और एवं किसानों के बीच था। कहने का मतलब है इसने यहां पे अगर देखिए इनके विरोधाभास जो थे, इनके एक नहीं दो दो विरोधाभास थे, एक प्राथमिक और एक द्वितीय विरोधाभास थी। प्राथमिक विरोधाभास में इन्होंने यह बताया कि ब्रिटिश उपनिवेशिक हित जो थी तथा और भारतीय जनता के हित के बीच में टकराहट थी। पहला विरोधाभास इसने किया। द्वितीय विरोधाभास यह बताया कि भारतीय समाज के बीच संघर्ष था और यह संघर्ष जो था वो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच था और जमींदारी और किसानों के बीच थी। आरंभिक यानी शुरू में मार्क्सवादी विद्वानों में एम एन रॉय, उसके बाद था रजनी पामदत्त तथा ए आर देसाई प्रमुख थे। वहीं परवर्ती काल में मार्क्सवादी विद्वानों में बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी आदि प्रमुख है। इन विद्वानों के द्वारा मार्क्सवादी विश्लेषण में उपेक्षाकृत अधिक संतुलन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। तो आप अब समझ गए। अब नेक्स्ट जो है, अब जो है क्या है, उपाश्रयवादी दृष्टिकोण या फिर सबल्टन। ध्यान रखिएगा, सबल्टन भी इसी को हम कहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट, कभी कभी पूछता है सबल्टन का दृष्टिकोण ये क्या है, या फिर उपाश्रयवादी दृष्टिकोण। सबल्टन शब्द का जन्मदाता मार्क्सवादी विद्वान एंटोनियो ग्राम्सी था। सबल्टन शब्द का एंटोनियो ग्राम्सी था। यह इटालियन था, परंतु सबल्टन स्कूल का संस्थापक रंजीत गुहा है। जो सबल्टन स्कूल था उसकी स्थापना जो किया वो रंजीत गुहा ने किया। 1980 में यह स्कूल स्थापित हुआ था और फिर इसमें पार्थव चटर्जी ने अपना योगदान दिया। सुमित सरकार भी इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लिखते रहे। वर्तमान में ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बुटालिया, रितु मेनन और सबल्टन परंपरा से ही लिख रही है। सबल्टन इतिहास लेखन में इतिहास लेखन की पुरानी परंपरा को अस्वीकार कर दिया। मतलब क्या है, सबल्टन का इतिहास जो है लेखन में इतिहास लेखन की पुरानी जो परंपरा थी उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसके विचार में चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो या राष्ट्रवादी हो अथवा मार्क्सवादी हो, सभी एक प्रकार अभिजात्यपन पर शिकार हैं। इन सभी के नेतृत्व की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर आंका है। बदले में सबल्टन इतिहास लेखन ने नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया अध्ययन पर बल दिया है। कहने का मतलब यह है कि सबल्टन इतिहास जो है लेखन इतिहास में पुरानी परंपरा को अस्वीकार कर देता है। जो भी पुरानी परंपरा है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इनके विचार में चाहे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो या राष्ट्रवादी अथवा मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी या फिर मार्क्सवादी हो, सभी एक प्रकार के अभिजात्यपन के शिकार हैं। इन सभी के नेतृत्व की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर आंका गया। इनका जो नेतृत्व है, इनकी जो भूमिका थी, बांधा गया था, वो बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बांधा गया, यानी वास्तविकता से कोसों दूर है। बदले में सबल्टन इतिहास लेखन के नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया अध्ययन पर बल दिया। ये इतिहास लेखन किसी आंदोलन में यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि आंदोलन को दिशा जनता देती है, ना कि नेता। और इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि आंदोलन को दिशा जो है जनता देती है, ना कि नेता देते हैं। इसी प्रकार भारत के विभाजन का अध्ययन करते हुए इन विद्वानों ने विभाजन के कारणों की व्याख्या करने की बजाय विभाजन का जन सामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो भारत का विभाजन का अध्ययन करते हुए इन विद्वान जो थे, लेखक जो थे, इन्होंने विभाजन के कारण की व्याख्या करने के बजाय, जो विभाजन के क्या कारण थे उनकी व्याख्या करने के बजाय विभाजन में जन सामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव जो था उनके अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो था ऑप्शनल में हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट, आज पहला क्लास है तो आज थोड़ा कम ही कोशिश करेंगे कि, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा, क्योंकि हमने अपने दिल से 100% जो होता है वो मैंने दिया। अब आपके पास कितना पहुंचा वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो आप जैसा कहिएगा हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम जो है आपके लिए समर्पित हैं।
हम आपके लिए मेहनत करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर आप हमारी मेहनत से खुश नहीं हैं तो इसका मतलब है कि या तो हमें और अच्छे से काम करना पड़ेगा या तो फिर वो काम ही करना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करेंगे और आशा करेंगे कि आपकी कमेंट्स जरूर आए, अच्छा आए या बुरा आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप अपने दिल से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।